नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल की प्रेपरेशन की बात करते हैं तो नंबर 1 इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से हम ऑलरेडी कर चुके हैं रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन को हमने फिनोल में कैसे कन्वर्ट करना है, दिस इज ऑलरेडी डन, ये कर चुके हैं हम। ठीक है फ्रेंड, ये आपने देख लेना है इस प्रोसेस को। इट इज डिस्कस्ड इन डॉज प्रोसेस, मैंने लिखा होगा, उसको आपने देखना है। हेलोरीन्स वाले टॉपिक में किया ये। सेकेंड इज फ्रॉम बेंजीन। हम बेंजीन से भी फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। बेंजीन से फिनोल को कैसे प्रिपेयर करना है, इफ यू यूज बेंजीन और बेंजीन का जहाँ पे जूट पड़ती है वहाँ पे हम हाइड्रोजन शो करते हैं, जहाँ पे नहीं जूटता है वहाँ पे हम शो नहीं करते हैं। बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने ऐसे लिखा है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को OH और SO3H की फॉर्म में लिखा है। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन, समझ आ गई? समझाने के लिए H2SO4 को ऐसे लिख दिया, तो इसमें से ये H और ये OH, ये दोनों इकट्ठे होके दे विल रिलीज वाटर। ये -H2O यानी कि ये प्रोडक्ट साइड है। H2O रिमूव हो गया और बेंजीन के साथ क्या अटैच हो गया, SO3H। तो बेंजीन के साथ SO3H इट इज बीइंग अटैच्ड, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसके बाद इसको जब हम NaOH से ट्रीट करते हैं, NaOH तो ऑब्वियसली बेस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसमें से जो OH नेगेटिव है उसने SO3H को लीव करवाया। क्यों? क्योंकि इट्स अ गुड लीविंग ग्रुप। SO3H एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो OH नेगेटिव ने जब इस कार्बन पे अटैक किया तो क्या हुआ, ये SO3H इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो SO3H के पास नेगेटिव चार्ज, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। SO3H ने जब ये इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो SO3H पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दोनों ने मिलकर बना दिया NaHSO3, Na प्लस और HSO3 नेगेटिव। ये जो SO3H है वो मैंने HSO3 लिखा है। सो Na और HSO3 मिलकर NaHSO3 लीव कर गया और बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, फिनोल। तो दिस इज हाउ वी गेट फिनोल। कई बार कई जगह ना इसको फिनोल की बजाय बेंजीन के ऊपर ONA लिखा होगा, वो पॉसिबल है क्योंकि जो फिनोल है, जो ये फिनोल बनता है, इसके साथ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर से रिएक्ट कर सकता है और ये सोडियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। इज दैट क्लियर? तो ONA लिखा जा सकता है, डोंट वरी, लिखा है, चिंता वाली बात नहीं, हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। समझ आ गई बेटा बात? ठीक है, फाइन। सो अब आता है ONA आ गया। नाउ ONA और फिनोल इट्स वन एंड द सेम। एक और प्रोसेस है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिलीन। ये भी डन है, ये कहीं पे करवाया है आपने, देखना बुक में, कॉपी में, ठीक है, फाइन। जहाँ पे डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है ना, वहाँ पे डाइजोनियम क्लोराइड जहाँ पे भी यूज हुआ होगा, वहाँ पे देखना आपको कहीं ना कहीं फिनोल बनाया हुआ लिखा गया होगा। चेक इट ओवर देयर, लेकिन डेली क्विज में आएगा क्वेश्चन। Number 4. Fourth is from, it can be prepared from other substance, like it can be prepared from cumene process. Cumene process की अगर हम बात करते हैं, cumene पता होना चाहिए क्या है, लेकिन it is an industrial method of preparation. Industrial method यानी कि इंडस्ट्री में अगर प्रिपेयर करना है तो it can be prepared like this. Is the industrial method of preparation. बहुत लार्ज स्केल पे अगर फिनोल बनाना है तो दिस इज द प्रोसेस। व्हाट वी डू इन दिस केस, वी हैव बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर अगर यहाँ पे CH और CH3 है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका क्यूमीन। द कॉमन नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज क्यूमीन। क्यूमीन जो है बेंजीन के ऊपर अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है देन इट इज कॉल्ड क्यूमीन, उसका नाम ही क्यूमीन है और इसी से इसका नाम पड़ा है क्यूमीन प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड। होता क्या है इस केस में, इसको जब हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, तो ऑक्सीजन से जब रिएक्ट किया इसको, तो इसने कैसे रिएक्ट किया, ध्यान से समझना आपने, क्योंकि यही चीज समझने वाली है। ये बेंजीन और यहाँ पे C और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, ये लिख सकते हैं, ये CH3 यहाँ पे, ये CH3 यहाँ पे लिख सकते हैं, डजंट मैटर, आप ऐसे लिखो ऐसे लिखो, समझाने के लिए कुछ भी आप इस तरह ओरिएंट कर सकते हो। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट गया, यानी कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड टूट गया। ये जो CH नजर आ रहा था ना, दिस CH व्हिच वाज हियर, इसी CH की बात कर रहे हैं इस केस में। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का यहाँ पे और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब बीच में ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन वाज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
ये वाला बॉन्ड भी होमोलिटिकली टूटा, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक किया, डबल बॉन्ड। और जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलके सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलके सिंगल बॉन्ड बनाएगा। दिस लिंकेज इट इज कॉल्ड पेरोक्सो लिंकेज। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इट इज अ पेरोक्सो लिंकेज। कौन सी लिंकेज है ये? पेरोक्सो लिंकेज। इज दैट क्लियर? तो अब समझ आ गई बात। ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, डबल बॉन्ड था। जो डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑक्सीजन के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये ऑक्सीजन का यहाँ से सिंगल बॉन्ड बना रहा है। आगे समझ, ये जो लिंकेज है इसको हम बोलते हैं पेरोक्सो लिंकेज। इस लिंकेज को, ये हाईली अनस्टेबल लिंकेज होती है। ये जो पेरोक्सो लिंकेज है इट इज हाईली अनस्टेबल। तो फिर से बॉन्ड टूटेगा, बहुत ध्यान से समझना है। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड यहाँ पे। जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये प्लस और ये माइनस आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे? बेंजीन के ऊपर OH। ये OH माइनस और ये बेंजीन के ऊपर प्लस, O और H मिलके क्या बना देंगे? फिनोल। समझ आ गई बेटा? समझ आ गई बात? नहीं समझ आया? ध्यान यहाँ पे रखना है बेटा। ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड, ये शिफ्ट होके यहाँ पे गया। जब ये शिफ्ट होके यहाँ पे गया तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। तो मैंने वो ऐसे शो किया, CH3 ऑक्सीजन। ये बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट किया तो इसने क्या बना दिया? डबल बॉन्ड। इसने क्या बना दिया? डबल बॉन्ड। समझ गए? ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया, जो मैंने यहाँ पे लिखा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके क्या बना देंगे? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH। समझ आ गई? क्लियर है सभी को? सो दिस इज हाउ फिनोल इज फॉर्म। समझ आ गया? ठीक है फाइन। ये फिनोल का मेथड है प्रिपरेशन का। एसीटोन अलग, फिनोल ये बाय प्रोडक्ट है। ठीक है फाइन, इट इज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है फाइन, ये हमें नहीं चाहिए, बस हमें ये चाहिए था फिनोल। दैट इज व्हाट वी हैव। इसमें कोई डाउट है? यहाँ तक पूछ सकता है। क्लियर है सभी को? पक्का? आगे बढ़े फिर? ठीक है फाइन। सो नेक्स्ट करेंगे हम इसको फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ध्यान से समझना है इजी। अगर सुना नहीं तो ये डिफिकल्ट है। ठीक है फाइन। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है इसका बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है फाइन। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है? अट्रैक्टिव फोर्सेस। जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर? ग्रेटर द अट्रैक्टिव फोर्सेस ग्रेटर विल बी द बॉइलिंग। समझ आ गया? ठीक है फाइन। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो चीजें क्लियर हो जाएंगी सारी की सारी। अगर आपके पास यहाँ पे एल्कोहल है विच इज ROH, या फिनोल है जिसमें बेंजीन के ऊपर OH, अगर इन दोनों में से कोई मॉलिक्यूल है, डजंट मैटर, एक जैसा ही बिहेवियर शो करेगा, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अल्कोहल और फिनोल के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, इसका प्रेजेंट होना। और इसका प्रेजेंट होना ही सफिशिएंट नहीं है, ये डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए हाइड्रोजन के साथ। अगर ऑक्सीजन, फ्लोरीन डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। जैसे इस केस में OH डायरेक्ट बॉन्ड है, इस केस में OH डायरेक्ट बॉन्ड है। तो जहां पे यहाँ पे ऐसी चीज नजर आएगी जिसमें ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से डायरेक्ट बॉन्ड हो, फ्लोरीन का हाइड्रोजन से डायरेक्ट बॉन्ड हो, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से डायरेक्ट बॉन्ड हो, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। वहां पे क्या होगी बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर? और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अट्रैक्शन क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अट्रैक्शन क्या इंक्रीज करेगी? जो कि इंक्रीज अट्रैक्शन है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है एज कंपेयर टू अदर्स। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या कई सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है फाइन। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं। अगर हम इसी में बात करते हैं ईथर की, दिस इज ROR, ये पोलर है। व्हाई इज इट पोलर? ईथर क्यों पोलर है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। इसकी डायपोलमेंट इस साइड, इसकी डायपोलमेंट इस साइड, नेट डायपोलमेंट दिस साइड, जिसके कारण ये पोलर है।
जब पोलर होगा तो इस केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। ईथर के केस में डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है। और अगर हम एल्केन की बात कर देते हैं, सिंपल एल्केन्स की बात करते हैं, मैं उसको लिख देता हूं RH की तरफ, RH सिंपल एल्केन। उसमें ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ना ही डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। मैंने बोला हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? इसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, फाइन। अल्कोहल जो है और फिनोल जो है उसमें अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ी ज्यादा है। कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ आ गई बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अट्रैक्शन ज्यादा है, तो मैंने बोला अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा? इंक्रीज। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका कम है। इसका कम क्यों है? क्योंकि ये पोलर ही है सिर्फ, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं है? क्योंकि O के साथ डायरेक्ट कार्बन का बॉन्ड है। मैंने बोला O के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन का बॉन्ड होना चाहिए। अगर O के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। O के साथ डायरेक्ट कार्बन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें नहीं है। लेकिन इसमें क्या है? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। वो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन एल्केन में नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? अल्कोहल का और फिनोल का। उसके बाद किसका होगा? ईथर का। और सबके बाद किसका होगा? एल्केन। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ गई? ध्यान रखो बस, यहाँ पे ध्यान नहीं रखोगे फिर के काम से, फिर कुछ नहीं कर सकता मैं। सुननी है बात प्रॉपर्ली। दूसरी चीज, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है, कार्बन का नंबर बढ़ रहा है तो मैं बोलता हूं उसका मोलिकुलर मास बढ़ रहा है, मोलर मास बढ़ रहा है। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ रहा है, समझ गए? कार्बन का नंबर बढ़ रहा है। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा यानी कि कार्बन का नंबर बढ़ेगा, उससे अट्रैक्शन बढ़ती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम है। दुनिया का कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिसके पास वैन डर वाल फोर्सेस नहीं होती। और वैन डर वाल फोर्सेस एरिया पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा वैन डर वाल फोर्सेस, और जितनी ज्यादा वैन डर वाल फोर्सेस उतनी अट्रैक्शन, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ती हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? इंक्रीज। जैसे अगर मैं बोलूं CH3OH और C2H5OH, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा C2H5OH का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें कार्बन का नंबर ज्यादा है, इसमें कार्बन का नंबर कम है। अगर सेम मोलर मास है, मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा ब्रांचिंग पे। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना सरफेस एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रांचिंग से मॉलिक्यूल स्फेरिकल हो जाता है। ब्रांचिंग से मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल होने के कारण उसका सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है। स्फेरिकल होने के कारण सरफेस एरिया क्या कर जाता है? डिक्रीज। वैन डर वाल फोर्सेस सरफेस एरिया पे डिपेंड करती हैं। वैन डर वाल फोर्सेस किस पे डिपेंड करती है? सरफेस एरिया। जितनी ब्रांचिंग उतना कम सरफेस एरिया, जितना कम सरफेस एरिया उतनी कम वैन डर वाल फोर्सेस, और जितनी कम वैन डर वाल फोर्सेस उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। तो ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। जैसे अगर हम बात करें इन दोनों मॉलिक्यूल की, CH3OH, यहाँ पे C2H5, ठीक है, फाइन। और एक है CH3OH। इन दोनों में ब्रांचिंग किसमें है? इसमें ज्यादा है। इसमें कम ब्रांचिंग है, इसमें ज्यादा ब्रांचिंग। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ब्रांचिंग से सरफेस एरिया कम होगा। इज दैट क्लियर? समझ? इसमें कितनी ब्रांचिंग है? इस कार्बन पे 2 ब्रांचेस हैं, इसमें इस कार्बन पे एक ही ब्रांच है। समझ आ गई? तो एक ब्रांच और 2 ब्रांच, किसमें ब्रांचिंग ज्यादा है? इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है। ब्रांचिंग ज्यादा होने से सरफेस एरिया क्या करता है? कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट अपने आप कम होगा। समझ आ गई बेटा बात? कोई डाउट तो नहीं है? इसी से रिलेटेड है चीज, अगला टॉपिक जिसको बोलते हैं सेकंड नंबर पे हम बॉइलिंग पॉइंट के साथ ही एक और टॉपिक है, सेकंड इज सॉल्युबिलिटी। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, इन्हीं से रिलेटेड है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी आपको पता है एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल सबसे पहले करते हैं सॉल्युबिलिटी का, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर पोलर में डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर। अल्कोहल और ईथर दोनों पोलर है, अल्कोहल और ईथर दोनों पोलर है, दोनों पानी में डिसॉल्व करेगा। लेकिन अल्कोहल फिनोल ज्यादा पानी में डिसॉल्व करेगा एज कंपेयर टू ईथर, क्योंकि अल्कोहल और फिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ? पानी के साथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ? पानी के साथ। ऑब्वियसली पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही बनाएगा जिसमें ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा है, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा है, फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा है। समझ आ गई? जो पानी के साथ हाइड्रोजन, जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा।
इज दैट क्लियर ऑल? और जब वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो उससे इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि वो अल्कोहल अल्कोहल के बॉन्ड को तोड़ देगी, जो मॉलिक्यूल के बीच में आपस में अट्रैक्शन है उसको तोड़ देगी। जब वो टूट जाएंगे तो मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे, अलग हो गए तो डिसॉल्व कर जाएंगे। समझ आ गई? तो अल्कोहल पानी में या फिनोल पानी में क्यों डिसॉल्व करती है? क्योंकि अल्कोहल और फिनोल दोनों पानी में डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि वो दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं पानी के साथ। ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए ईथर की एज कंपेयर टू अल्कोहल एंड फिनोल सॉल्युबिलिटी कम है। ईथर की एज कंपेयर टू अल्कोहल एंड फिनोल सॉल्युबिलिटी क्या है? कम, क्योंकि वो उतने हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। समझ आ गई बात? एल्केन तो भूल जाओ ना, एल्केन तो है ही नॉन पोलर, तो सीधा ही केस खत्म है लाइक डिसॉल्व लाइक से, कि पोलर है ही नहीं तो डिसॉल्व नहीं करेगा। हाँ, ये पक्की बात है, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे नॉन पोलर पोर्शन का एरिया बढ़ेगा, और अगर नॉन पोलर पोर्शन का एरिया बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि वही लाइक डिसॉल्व्स लाइक, नॉन पोलर ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम, नॉन पोलर कम सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज। जैसे अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो ये कम सॉल्युबल है, ये ज्यादा सॉल्युबल है, क्योंकि इसमें नॉन पोलर पोर्शन कम है, इसमें नॉन पोलर पोर्शन ज्यादा है, और ब्रांचिंग से सरफेस एरिया नॉन पोलर पोर्शन का डिक्रीज कर जाता है। तो इसमें नॉन पोलर पोर्शन का एरिया कम है, इसमें ज्यादा, इसका मतलब ये ज्यादा सॉल्युबल है और ये कम। दिस इज क्लियर? तो सारा समझ आ गया? पक्का? कोई डाउट है? नो डाउट, ठीक है। अगर डाउट नहीं है तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं, ठीक है, फाइन। गिव द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। गिव द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ solubility and boiling point. Solubility and boiling point. ओके फाइन। बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है सभी।